हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन हिंदी में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं छत्तीसगढ़ का, उसका जो आंसर शीट का जो पहला पेज है, जिसमें हमें हमारे जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करने रहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टाइप से फिलअप करने रहते हैं उसके बारे में जानेंगे और हमको आंसर राइटिंग किस तरह करना है। तो आज की वीडियो में हम आंसर राइटिंग देखेंगे बायोलॉजी पेपर से रिलेटेड, ठीक है। और बायोलॉजी पेपर में जो टोटल 26 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हुए, देर ना करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर दिया है। आपको जब आंसर शीट मिलेगा तो कुछ इसी प्रकार का व्यू रहेगा और उसके नीचे आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र, जिसमें लिखा है ABC लिखे। तो आपको अगर सेट ए है तो आप ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे और सी है तो सी लिखेंगे। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट, जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, इसको आप बाद में करेंगे क्योंकि जब प्रश्न पत्र आपको बाद में देंगे, है ना। आप उसके बाद सब्जेक्ट विषय का नाम लिखेंगे, डेट क्या है, दिनांक, जो भी डेट रहेगा उस दिन का वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपका माध्यम क्या है, जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी लिखेगा और जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश लिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है अंकों में, ठीक है। 21 जैसे आपस लिखा गया है। और उसके बाद शब्दों में लिखना है। जैसे आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे 2 1 9 3 1 1 9 8 करके ऐसा। और जो इंग्लिश वाले हैं वो 1 2 इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आपका हस्ताक्षर दिया गया ना, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पास आपको हस्ताक्षर भी करना है अपना। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, जब लास्ट में आपको प्रश्न पत्र देंगे या आपके सॉरी या आप साथ में आप ध्यान ज़रूर दें कि आप अपना जो हम लेके जाते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है, उसको ज़रूर लेके जाएंगे। आप एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलेंगे। तो आप एडमिट कार्ड से आपस विषय कोड देख सकते हैं, आपस फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सारा इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा, फिर सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आपका आंसर कैसे मार्क होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो मार्किंग सिस्टम है इससे अकॉर्डिंग होता है आपके जो नंबर है, आपने जो प्राप्तांक किया है यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये जो हमारे हैं जो चेकिंग करने वाले हैं वो उनका काम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम पढ़ें, है ना। अगर आपके पास एग्ज़ाम पूरा लिखने के बाद अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आज के हम पेपर में क्या देखेंगे, हम क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न मैंने कहा था कि अभी हम क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है और उस आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट है, हम देख रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम किस टाइप से आंसर राइटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे जो मार्क्स है उसका डिवाइडेशन कैसे हुआ है, हमारा जो मार्क्स किस अकॉर्डिंग बटा हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है यहाँ पर कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकार है, शब्द सीमा है और मार्क है ना, जो अधिकतम शब्द सीमा कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। और शब्द क्या है, शब्द सीमा जो है अधिकतम एक शब्द ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा आप लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको इससे अगर आपने लिखा तो आपको उसका एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और कितना नंबर का है, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल 5 प्रश्न है, तो कितने नंबर के हो गए, 5, ठीक है। हमारी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक होगा लघुत्तरी प्रश्न। और शब्द सीमा क्या है इसका, अधिकतम 30 शब्द। 30 शब्द मतलब आप मोटा मोटा लेके चलते हैं 3 से 4 लाइन, ठीक है। इसका जो शब्द और कितने नंबर है इसमें, एक प्रश्न पे 2 नंबर, ठीक है। हमारा अगला जो है वो है 11 से लेके 22 तक है। और कौन सा ये इसका टाइप क्या है, प्रश्न का लघुत्तरी प्रश्न है, मतलब ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा। और इसका शब्द सीमा क्या है, 50 शब्द, मतलब हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा, 5 6 7 8 लाइन ले सकते हैं आप। और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितने नंबर है, 3 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है 23वां एक क्वेश्चन है जो
एक ही नंबर का है ना, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। आप ध्यान देंगे कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है, और 4 नंबर का है। तो और इसका प्रकार क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और शब्द सीमा क्या है इसका, 75 शब्द सीमा। ठीक है, 75 जो है आपको एटलीस्ट 8 से 9 लाइन आपको तो लिखनी ही है, उससे ज़्यादा भी लिखेगे तो चलेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लिखे कि आपके पास टाइम ना बचे, है ना। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है 24 से लेकर 26 तक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और 23 में और आपको 24 से लेकर 26 में आपको इसमें अथवा दिया जाएगा। ठीक है, 4 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न पे आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे अथवे में, जिसमें आप चुन सकते हैं कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप बना सकते हैं। तो जो हमारे 24 से लेकर 26 तक है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और कितने शब्द सीमा है इसका अधिकतम, 150 शब्द सीमा। इससे नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन अधिकतम है ये, इससे ज़्यादा आप 200 लिख रहे तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। और प्रत्येक जो है वो कितने नंबर के है, 5 नंबर का। ठीक है, तो आप ये ध्यान जरूर देंगे, आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ नोटिफिकेशन जो भी है। अब ये तो रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स से कैसे बटे हैं। ठीक है, तो आपका जो पेपर है इसी अकॉर्डिंग आएगा, और आप ध्यान देंगे कि कितना शब्द है किस पे और कितना नंबर किस पे लिखा है। तो चलिए अब चलते हैं, हमको किस टाइप से हमको लिखना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हमको आंसर राइटिंग करना है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो पहला पार्ट है, अभी मैंने पैटर्न बताया था ना, वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और शब्द सीमा क्या है, एक शब्द है ना। और 1 से लेकर 5 तक कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है टोटल जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आप देख रहे हैं यहाँ पास अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आप या तो दोस्तों जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसी वे में स्टार्ट करें, क्योंकि जो सामने वाला है ना, एग्जामिनर जो चेक करेगा, वो आप जब क्लीन आप सारा पैटर्न जब फॉलो कर रहे हैं तो उसको देख के ऐसा अच्छा लगता है कि एक बोलते हैं ना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि आपने अच्छे से सारे पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखे हैं, आपने सारा अति लघुत्तरीय लिखा, फिर उसके अंदर 1 2 3 4 जो जितने भी प्रश्न आपने लिखे, तो उससे सामने वाले पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है, और वो फिर आपको पूरे नंबर देने के लिए मजबूर भी हो जाता है। तो आप ये भूलेंगे नहीं कि आपका जो आंसर है क्लीन, नीट, और क्या होना चाहिए, और उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं है कि आप उत्तर नंबर 1 की जगह 2 लिख रहे हैं भूल गलती से, ये भी ना करें, नहीं तो वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कंफ्यूज होगा, फिर गुस्सा आएगा उसको, हो सकता है आपका नंबर भी कट जाए, है ना। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखा, उसके बाद या तो आप कोई भी लिख सकते हैं, इसमें से मैंने 3 टाइप लिखे हैं, उत्तर क्रमांक लिख सकते हैं, या तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, या तो आंसर नंबर लिख सकते हैं, इसमें से तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर 1 डालना है, जो अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट आंसर है तो फर्स्ट डालें। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन था कि जो विकसित हो रहा है भ्रूण को कौन पोषण देता है। ठीक है, तो ये एक वर्ड में बताना है हमको, तो इसका आंसर क्या आएगा, भ्रूण पोष। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, मैं आपको ये एग्ज़ाम का एक पैटर्न बता रहा हूँ, मैं पूरा आंसर राइटिंग करके नहीं दिखाऊंगा। जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 26 जो क्वेश्चन है टोटल, उसमें मैं जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि तंबाकू में ऐसा कौन सा रासायनिक केमिकल पाया जाता है ना। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, हमारा निकोटीन। ठीक है, हमारा अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारा क्वेश्चन था आणविक कैंची क्या है। तो अब आणविक कैंची क्या है, तो आपको बताना है कि आणविक कैंची प्रतिबंध एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, और जो क्या काम करता है, जो डीएनए के खंडों में बांटता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप से भी आ सकता है, हो सकता है आपको एक नंबर में ये भी पूछ दे कि फुल फॉर्म बीओडी, तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बीओडी लिखना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आपका पेज टर्न होने वाला रहता है ना, जब आप नेक्स्ट पेज में जाने वाले रहते हो, जब आप पलटते हो ना, तो उस टाइम आपको क्या लिखना है, पीटीओ लिखना है। इसका मीनिंग होता है प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब इसके आगे का जो है वो हमने लिखा है लेकिन किधर है, दूसरे साइड है। ठीक है, तो आप ये आप ज़रूर लिख के आए जब आप लिखते हैं तो, है ना। तो चलिए चलते हैं आप हमारे अगले जो है, हमारा जो अगला है क्वेश्चन है वो आएगा लघुत्तरीय प्रश्न का, और इसका वर्ड क्या है, जो लिमिटेशन है वो है 30 वर्ड। ठीक है, 30 शब्द। तो आप ये ध्यान देंगे शब्दों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप
30 शब्द की जगह आप 60 लिख रहे हैं तो इसका कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन था इसमें कि उभयलिंगाश्रयी क्या है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं उभयलिंगाश्रयी क्या है। तो मैंने यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उभयलिंगाश्रयी। ठीक है ना। और आपको हो सकता है अगर आपके पास टाइम हो तो आप एग्जाम्पल भी थोड़े से डाल दें, नारियल या कुकुरबिटा। ठीक है, चलते हैं आगे हम। जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक का जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे लघुत्तरी, यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है तो यहाँ पर 1 2 नहीं डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से 1 2 डाल दिया है आपको बताने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समजात अंग क्या है, किन्हीं दो समजात अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप एक समजात हेडिंग डालना, फिर लिखना कि विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। अब आप कैसे, आप इसके एग्जाम्पल भी तो देने हैं ना। समजात अंग किसको कहते हैं, जो उत्पत्ति और आकृति में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। अब कैसे आप बोलेंगे, तो मैं अभी बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप देखिए कि जो मनुष्य के अग्रपाद है, पक्षी के पंख है, छिपकली के अग्रपाद है। तो जो मनुष्य के अग्रपाद है वो किसी चीज़ को पकड़ने, हाथ है हमारे जो सामने के है ना, पश्चपाद मतलब हमारे पैर होता है अगर कहे तो मनुष्य का जो अग्रपाद है, जो हाथ है, वो किसी चीज़ को पकड़ने के काम आता है। पक्षी का जो पंख है वो किस में काम आता है, उड़ने में। और जो छिपकली के अग्रपाद है वो किस में काम आता है, रेंगने में। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि है तो सारे अग्रपाद सामने के है ना, उत्पत्ति और क्या है उसमें संरचना में समानता है लेकिन इसके कार्य क्या है, अलग अलग है। तो आप ये ध्यान देंगे। और ये जो हमारा है वो कितने नंबर के लिए चल रहा है, 2 मार्क्स के लिए चल रहा है। तो अब 2 मार्क्स के लिए चल रहा है तो फिर यहाँ पास आपको यहाँ पास डेफिनेशन का आपको 1 मार्क्स से मिल जाएगा और 2 समझात अंगों के लिए आपको 1 मार्क्स इसके लिए और हाफ इसके लिए। ठीक है, तो हो गया आपस 1 और 1 2 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर के लिए, टाइफाइड के 2 लक्षण लिखिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखाना है बुखार आना, भूख कम लगना, या और भी आप लिख सकते हैं, 1 2 और ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, बट ये सफिशियंट है। 2 पूछा है तो 2 के लिए, एक के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरे के लिए आपको दूसरा मार्क्स, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है लघुत्तरी प्रश्न है। ये भी लघुत्तरी प्रश्न है लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, 50 वर्ड। ठीक है, 50 वर्ड मतलब 5 लाइन। तो आइए देखते हैं इसको हम। यहाँ पर सब हमको ये 3 मार्क्स के लिए हैं। अब 3 मार्क्स के लिए अभी आपको याद रखना है 3 मार्क्स। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखिए। अब 3 अंतर आप सही से लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स से मिल जाएंगे। अब आपको कैसे लिखना है, यहाँ पास आपको क्रमांक डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पास अलैंगिक जनन लिखना है, उसके बाद आपको लैंगिक जनन लिखना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक कॉलम बना लेना है ताकि सामने वालों को भी क्या लगे, अच्छा लगे, है ना। अब आपने कॉलम बना लिया, फिर आप उसके बाद आप लिख सकते हैं, पहला डाले तो आप यहाँ पर लिखते हैं प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, और इसके दूसरी साइड लिख सकते हैं इसमें प्रजनन में 2 प्राणी भाग लेते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि युग्मक निर्माण नहीं होता, इसमें निर्माण होता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। और इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है अगर जब एग्जाम्पल डालते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ कंप्लीट हो गया है ना। जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड ह्यूमन में जो होता है वो होता है मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा था 3 नंबर के लिए। आपने अगर सही सही इसके अकॉर्डिंग लिखा है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने फिर से यहाँ पर सब पेज बचता है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लीज़ टर्न ओवर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर क्रमांक नेक्स्ट, ठीक है, जो भी है हमारा कौन सा, हमारा हीमोफिलिक वाहक महिला व सामान्य पुरुष का विवाह होने पर उत्पन्न होने वाली संतान है। तो अब ये हमारी 11 से लेकर 22 तक वही है, 50 वाले वर्ड्स में आ रहे हैं। ठीक है, 50 वर्ड्स लिखना है। तो इसमें बोला गया है, आप देखेंगे एक हीमोफिलिक महिला है ना, स्त्री है जो फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल का नॉर्मल जो है ना
मेल है उसका हम क्या करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, शादी होता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उनसे जो पैदा होगी संतान उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सामान्य पुरुष है और एक है हीमोफिलिक महिला, इनकी हम शादी, यहाँ पर एच है हीमोफिलिक, ठीक है, हीमोफिलिक को ये इंडिकेट कर रहा है। और फिर बाकी तो आपको पता है, इस फीमेल में जो है एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई, ठीक है। अब जब इसका क्रॉस होता है, और इसमें बोला कि केवल आरेख के द्वारा समझाइए, तो आप ध्यान देंगे केवल आरेख बताएंगे और आप उसका परसेंट बता देना। तो जैसे हम यहाँ पर हमने करवाया, ठीक है, एक्स एक्स हीमोफिलिक एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिया एक्स और नॉर्मल एक्स, फिर हमने वाई लिया, हीमोफिलिक एक्स एक्स एच आ गया, और उसके बाद नॉर्मल वाई आएगा, और यहाँ पर एक्स आएगा जो नॉर्मल है, जो हीमोफिलिक से ग्रसित नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमको 4 टाइप के फिर मिलेंगे, हमको 2 लड़का और 2 लड़की मिलेंगे, जो उत्पन्न होंगी संतानें वो 2 लड़का होंगे और 2 लड़की होंगे, ठीक है। तब इनका रेशियो देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्स है ना, ये है 2 फीमेल है और 2 मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिर, लेकिन देखो यहाँ पर हीमोफिलिक का जो है कैरेक्टर इसमें नहीं आया है, और इसमें भी एक लड़के में भी नहीं आया है और एक लड़की में भी नहीं आया है, और बाकी 2 में आए हुए हैं। तो जो हमारे 50% क्या हुए, सामान्य पैदा हुए, ठीक है। और जो एक है ना, एक फीमेल है जिसमें एच आया हुआ है, यहाँ पर एच कर लेना, हीमोफिलिक है, और एक है हीमोफिलिक लड़का, जो लड़का होगा 25% उसको क्या होगा, वो हीमोफिलिक होगा, वर्णांध होगा, और जो स्त्री होगी वो वाहक होगी। वाहक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके आने वाली संतानों में वो कैरेक्टर जाता रहेगा, ठीक है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरिक के उत्पन्न होने वाली संतान है, तो आप आरिक समझा दीजिएगा, आरिक, और उसके बाद आपको परसेंट बता देंगे आप, तो आपको फिर ये मार्क्स 3 नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरह टोटल 11 से लेके 22 तक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आएंगे, और आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। आप ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे और बहुत कम भी नहीं लिखेंगे, आप वर्ड को ध्यान देखेंगे, शब्द सीमा को, उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे। अब हमारे ये दीर्घ प्रश्न आ जाता है। दीर्घ प्रश्न हमारा 23वां, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है। तो अब इसका, अब कभी कभी हम ना हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद इंग्लिश कभी देखा करें, तो उसमें लिखा है व्हाट इज़ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसको आपको समझाना है, ठीक है। और मानव जीवन में इसके 3 महत्व लिखना है। तो आप पहले तो आप अब ये कितने मार्क्स के लिए है, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको एक डेफिनेशन बता देंगे, और हो सकता है आप एक बात ध्यान जरूर दें, आप डायग्राम जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको डायग्राम की नीड हो सकता है आप आनुवांशिक इंजीनियरिंग में आप बता दें कि यहाँ पर जो डीएनए होता है ना, लाइक जैसे हम यहाँ पर डायग्राम ऐड कर सकते हैं, जैसे हम ये डीएनए हो गया है ना, तो इसको टुकड़ों में बांटना, इनमें चेंजेस करना, कुछ चेंजेस करना, इसको क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं ना। तो आप इस टाइप से आप डायग्राम जरूर ऐड करें, क्योंकि आप डायग्राम ऐड करते हैं तो आपका आंसर राइटिंग अलग से निखर के जो होता है एग्जामिनर उसके सामने आता है, ठीक है। जो चेकिंग करने वाला है उसके सामने आता है, तो वो फिर जो चेक करता है वो आपको अच्छे मार्क्स देता है दूसरों की तुलना में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, फिर उसके बाद हमने, अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव जीवन में 3 महत्व लिखिए, और 3 महत्व 3 नंबर आपको देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें उत्पन्न करने में, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उत्पन्न करने में, उत्पादकता बढ़ाने में इसका सब उपयोग होता है। आप अपने से, अगर आपको आइडिया है तो और भी अपने से लिख सकते हैं 2-3। तो इससे फिर आपको कितने मार्क्स से मिल जाएंगे, आपको 4 मार्क्स से मिल जाएंगे। और अब इसकी शब्द सीमा क्या है, 150 वर्ड, ठीक है। 150 वर्ड नहीं है, जो हमारा 23 क्वेश्चन है उसका है 75 वर्ड, ठीक है। तो एटलीस्ट 8 से 9 लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो हमारी जो 24 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, और यहाँ पर आपको
अथवा भी मिलता है, जो आपको अथवा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, और वो आपको 23 से लेके 26 तक के क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आप इसमें से कोई भी अपना मन पसंदीदा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां। बोल रहे कि भ्रूण कोश की रचना का नामांकित चित्र आरेख बनाकर निम्न भागों का सिर्फ एक प्रमुख कार्य लिखिए बोल रहा है। अब कौन कौन से प्रमुख भाग है? सहायक कोशिका है, अंड कोशिका है, प्रतिमुख कोशिका है, सिनर्जिड सेल्स है, एक सेल है, और एंटीपोडल सेल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपको हिंदी के नाम में कन्फ्यूज़न होता है तो आप इंग्लिश के नाम को जरूर देखें। हो सकता है कि आपको इंग्लिश के नाम से कुछ याद आ जाए। तब आप इसको आंसर राइटिंग कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है भ्रूण कोश का नामांकित चित्र का आरेख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्वच्छ और सुंदर सा डायग्राम बनाना है, जो क्या हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। एंटीपोडल्स हो गया, सेंट्रीओल्स हो गया, वैक्यूल हो गया, पोलर न्यूक्लाई हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, सिनर्जिड हो गया, और फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया। और आप ध्यान देंगे कि हमको 3 जो है ना पार्ट्स है, उनके क्या कार्य पूछा गया, कौन कौन से? एंटीपोडल का, एक्सेल का, और सिनर्जिड का। और ये हमारे कितने मार्क्स के लिए है? 150, मतलब वही 1.5 पेज से 2 पेज तक आप लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पास। फिर उसके नीचे आप फिगर डालना जरूर, आप चित्र डालिए या चित्र लिखिए, फिगर लिखिए, जो भी लिखे प्रारूपी भ्रूणपोष करके जरूर लिखिए। इससे जो चेकर होता है उसको देखने पे और समझने में आसानी होती है, और वो आपको अच्छे मार्क्स से देख के चले जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं, हमारी ये लास्ट है। ये हमारे कितने नंबर के लिए है? आप ध्यान देंगे, हमारे 5 नंबर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारे 5 नंबर के लिए किया जा रहा है। हो सकता है 3 नंबर आपका डायग्राम पे हो, 2 नंबर आपका ये जो कार्य है उस पे हो, या 3 नंबर आपके कार्य पे हो और 2 नंबर आपका डायग्राम पे हो। तो यहाँ पर देखो, निम्न भागों के प्रमुख कार्य हैं। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, निम्न भागों के प्रमुख कार्य हैं। यहाँ पर फिर मैंने लिखा है, पहला आप सहायक कोशिका देख सकते हैं, एक्स सेल देख सकते हैं, और इसके जो नीचे है यहाँ पर तीनों हैं, यहाँ पर है ना, एंटीपोडल है। तो आप देखते हैं सहायक कोशिका का कार्य क्या है? डिंब को पोषण देती है और परागनलिका को पोषण देता है। तो ये मेनली पोषण देने का कार्य करती है। अब एक्स सेल है, उसका क्या काम है? निषेचन करके जाइगोट बनाने का काम है, ठीक है। ये एक्स सेल हो गया, फिर ये निषेचन करके क्या बनाता है? निषेचन करके जाइगोट बनाएगा ना, 2x से बनाएगा, एन करके 2n बनाते हैं। तो वो ध्यान देंगे आप। और जो एंटीपोडल है उसका काम क्या है? संपूर्ण जो गैमेटोफाइट है उसको क्या बोलता है? जो भ्रूण कोश है उसको क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है, और ये संकेतक का भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको आंसर राइटिंग करना है दोस्तों। और कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। अगर जैसे आपको किसी चीज़ में कुछ भी चीज़ जैसे आपको गलत हो जा रहा है, जैसे आपने लिखते लिखते एंटीपोडल गलत लिख दिया, तो आप क्या करेंगे? वापस एक लाइन से आप उसको कट कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं कि आपने पूरा ऐसे कर दिया। देखिए, आप जैसे आप ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, कौन दोनों में से अच्छा लग रहा है? ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है ना, आपने कट किया लेकिन पता नहीं चला जो, और आपने इस टाइप से किया तो सामने वाला हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए, ये मतलब पूरा हमारा कॉपी ख़राब दिखता है। तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, और आपका आंसर जो है एकदम, आंसर राइटिंग है वो क्लीन होना चाहिए। बार बार आप कट नहीं करेंगे, क्योंकि चलो समझ आता है एक बार गलती हो जाती है 1 से 2 बार, लेकिन आप बार बार गलती नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को काट दिया, फिर आपने दूसरा स्टार्ट कर दिया, उसको कट करके दूसरी जगह आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो लास्ट है ना इस वीडियो का, और हमारी आंसर राइटिंग के सिलसिले में जो बनाया गया वीडियो था, उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है उत्तर क्रमांक 26। अभी 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है? 5 मार्क्स 150 शब्द लिखने हमको। तो आप ध्यान देंगे इसको। हमारा क्वेश्चन पूछा है 2022-23 से पूछा गया था कि जीवाणु की कोशिका की कोई 5 उपयोगिता उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ लिखना है, कोई 5 विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 एग्जाम्पल। आप कैसे लिखेंगे? जैसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अब कुछ जीवाणु मैंने लिखा है, कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं।
अब कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोला है, एजिटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है। हमारा अगला, हम इसी में हमको 5 पूछा गया, तो हमारा हम नेक्स्ट लिख सकते हैं लैक्टिक अम्ल निर्माण में, दूध से दही बनाने में। आप इसको थोड़े से पैराग्राफ में भी आप थोड़े से लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये भरा भरा लगेगा, और आप एग्जाम्पल में लिख देंगे लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। हमारा अगला है एसिटिक अम्ल निर्माण में, एसिटिक अम्ल निर्माण करता है तो आप सिरका निर्माण कर सकते हैं, फिर इसका जो एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटाई है। हमारा अगला है, चौथा है जो है इसका महत्व है वो औषधि निर्माण में है, तो औषधि निर्माण में आप लिख सकते हैं कि कुछ जीवाणु का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, तो फिर एग्जाम्पल लिख देना स्ट्रेप्टोमार्सिस से प्रतिजैविक औषधियाँ प्राप्त होती है, ठीक है, ऐसा करके। और फिर हमारा लास्ट है 5वां जो है सजीव के रूप में। अब आपको पता है कि सजीव क्या होता है, तो कुछ जीवाणु में शरीर में अंदर रहकर, जैसे हमारे बॉडी में ही ई कोलाई पाया जाता है, वो क्या करता है हमारे जैविक क्रिया में हेल्प करता है ना। और जो ई कोलाई है, स्टीरिया कोलाई जिसको बोलते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ये हो गया ना, ये हमारी बॉडी में रहकर ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। तो ये था दोस्तों आपका आंसर राइटिंग करने का तरीका, जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इसी के अकॉर्डिंग ही आप लिख के आए, क्योंकि हो आप अपने से और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मैक्सिमम और कुछ थोड़े से कंटेंट ऐड करने की कोशिश किया है, जो आपको पास भी करेंगे और अच्छे मार्क्स भी देंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी फिर से कहूँगा कि आपको जहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत होती है वहाँ पर छोटे छोटे डायग्राम ज़रूर बनाएं, ताकि सामने वाला जो चेकिंग करने वाला है उस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़े, है ना। और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।